भारत छोड़ो आंदोलन आजादी की अंतिम पुकार थी, आजादी का अंतिम आह्वान था। तो ये आंदोलन 1857 के महान विद्रोह के अनुपात को प्राप्त कर गया और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि चाहे जो हो जाए, अब तो मैं चुनाव लड़ूंगा अध्यक्षी का। अपने बुखार को मापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो गांधी जी जनता के थर्मामीटर, जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता को कितना बुखार है, उसकी नब्ज टटोल के देखते हैं, पल्स रेट काउंट करके देखते हैं कि अगर हम कुछ करते हैं, जन आंदोलन एक कॉल देते हैं कि आ जाइए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करना है, तो क्या जनता आएगी? भारत छोड़ो आंदोलन भी तेज होता जा रहा था। सरकार दमन बढ़ाती, आंदोलन तेज होता, दमन बढ़ाती ही गई और आंदोलन बढ़ता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कि भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरह से सेल्फ एजिटेटेड और सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट नहीं था, पूरी तरह से नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक और यूपीएससी 2026 के लिए संभव बैच की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में लेक्चर नंबर 11 लेकर के मैं हाजिर हूं। और आज का हमारा ये सेशन जुड़ा हुआ है आजादी की अंतिम पुकार से भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज के मुकदमे आईएनए ट्रायल से जुड़ा हुआ है। तो आज का हम ये सेशन आजादी की अंतिम पुकार को समर्पित करने जा रहे हैं और इस सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ किया गया तो भारत छोड़ो, अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दी गई कि भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड में कौन कौन सी चीजें काम कर रही थी कि 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र दिया जाना, फिर 1940 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया जाना, अगस्त 1940 में वॉइसरॉय लिलिथको द्वारा अगस्त ऑफर इंडियंस को दिया जाना ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो इंडियंस का कॉपरेशन सहयोग ले सके। तो बैकग्राउंड में जो चीजें काम कर रही थी ना, वो हमें देखना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के उमड़ते घुमड़ते बादल क्या थे, पृष्ठभूमि क्या थी, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन की प्रकृति क्या थी, प्रकृति, आंदोलन की प्रकृति क्या थी, कि क्या यह आंदोलन अखिल भारतीय स्तर को प्राप्त कर पाया जैसे कि असहयोग आंदोलन प्राप्त कर लिया था, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन अखिल भारतीय स्तर को प्राप्त कर पाया, और क्या भारत छोड़ो आंदोलन अखिल भारतीय स्तर को प्राप्त कर पाया या क्षेत्रीय स्तर पर ही रह गया। तो क्या इस आंदोलन की प्रकृति क्षेत्रीय रह गई, और अगर क्षेत्रीय रह गई तो फिर वो क्यों, क्या कारण थे कि यह क्षेत्रीय स्तर पे बन के रह गया, अखिल भारतीय स्तर पे नहीं बना या नहीं पहुंच पाया, और क्या ये खुद से चल रहा था? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया तो एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया और कांग्रेस पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो जब मुख्य नेतृत्व करता ही नहीं है, अनुपस्थित है मैदान से, जब कांग्रेस पार्टी प्रतिबंधित हो चुकी है, तो फिर यह आंदोलन सशक्त तरीके से 1945 तक चला, तो आखिर चला कैसे? तो क्या यह अपने आप चल रहा था या कुछ और चीजें काम कर रही थी? तो क्या यह स्वतः स्फूर्त था, खुद से चलने वाला, सेल्फ एजिटेटेड एंड सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट था? और अगर पूरी तरह से था तो क्यों, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? तो वास्तव में भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त तो था, खुद से चलने वाला आंदोलन तो था, परंतु अपने आप नहीं, क्योंकि इस आंदोलन के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, निर्देश दिए गए थे, वो भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी के द्वारा पहले ही दिए जा चुके थे। तो चूंकि निर्देश लोगों को पहले ही मिल चुके थे और ये पता था कि क्या कुछ करना है इस आंदोलन के दरमियान और क्या कुछ नहीं करना है, तो अतः हम इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त नहीं कह सकते हैं। तो मूल रूप से हमें इस बात पर विश्लेषण करना है भारत छोड़ो आंदोलन के
कि ये क्षेत्रीय स्तर पे क्यों सिमट के रह गया? ये स्वतः स्फूर्त था, तो किस हद तक स्वतः स्फूर्त था? और अगर ये हिंसक था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, तो अगर ये हिंसक था तो इसमें हिंसा इतने बड़े पैमाने पर क्यों हो गई? और अगर हिंसक हुआ तो ये 1857 के विद्रोह के जैसे प्रकृति रख रहा था क्या? 1857 के विद्रोह के जैसे मिलता जुलता भारत छोड़ो आंदोलन हमें नजर आ रहा था। तो इतनी सारे बातों पे हमें और इसके महत्व पे चर्चा करनी होगी। तो भारत छोड़ो आंदोलन चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन में। और इसके पहले महत्वपूर्ण सूचना, अगर यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज को आप देख रहे हैं तो 1 ईयर 2026 के लिए जो फाउंडेशन कोर्स है हमारे पास आप बच्चों के लिए, वो है प्रहार इंग्लिश बैच, प्रहार हिंदी और टाइटन इंग्लिश, जो 22,999 पे अवेलेबल होता है वो 9,999 पे आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया जा रहा है। वहीं 2 वर्षीय कार्यक्रम और 2 ईयर प्रोग्राम 2027 यूपीएससी सीएससी के लिए संकल्प इंग्लिश, संकल्प हिंदी और पिनाकल एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच 25,999 पे उपलब्ध होता है। लेकिन वो आपके लिए 13,499 13,499 पे अवेलेबल कराया जा रहा है। जबकि अगर आप 3 ईयर कोर्स देख रहे हैं 2028 यूपीएससी सीएससी के लिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है ये प्रारंभ हिंदी प्लस इंग्लिश बैच, और ये 59,999 पे अवेलेबल होता है। लेकिन आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए सिर्फ 31,999 पे अवेलेबल कराया जा रहा है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और INA ट्रायल। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी की अंतिम पुकार थी, आजादी का अंतिम आह्वान था कि अब यहां से चाहे जो हो जाए हमें पीछे नहीं हटना है। और जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, संकल्प पत्र तैयार किया, रिजोल्यूशन तैयार किया गया, तो उस रिजोल्यूशन में महात्मा गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया था कि अब वो क्या चाह रहे हैं, अब भारतीय जन क्या चाह रहे थे। और यह साफ कर दिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन आजादी की अंतिम पुकार है, अंतिम लड़ाई है, और कुछ भी हो जाए यहां से हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो हो जाए हमें पीछे नहीं हटना है। और गांधी जी ने कहा कि एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र, जो आप अपने हृदय में अंकित कर लीजिए, हृदय पर छाप लीजिए, और वह मंत्र है करो या मरो। मारो नहीं, करो या मरो। या तो हम अपने देश को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, परंतु अपने दास्ता, अपने गुलामी की दास्तान देखने के लिए अब हमें जिंदा ही नहीं रहना है। या अर्थात अगर जिएंगे तो आजाद हवा में, खुली हवा में सांस लेंगे, अन्यथा सांस ही नहीं लेने जा रहे हैं। हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन अब हम आजाद होंगे। तो यहां पर हम यह देखते हैं कि 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो भारतीयों ने दिल की आजादी हासिल कर ली थी। बस एक राजनीतिक आजादी प्राप्त करना भर बाकी रह गया था, जो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ। तो वास्तव में आजादी हमें 8 अगस्त 1942 को ही मिल गई थी, जब हमने यह नारा दे दिया था कि अब हम आजाद हो जाएंगे पूरी तरह से, या अब फिर हम अपनी जान दे देंगे। लेकिन हम अपनी गुलामी की दास्तान आगे बढ़ाने के लिए, आगे देखने के लिए बिल्कुल भी अब तैयार नहीं है। तो दिल की आजादी हमने हासिल कर लिया 8 अगस्त 1942 को। राजनीतिक आजादी हमें मिली 15 अगस्त 1947 को। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है तो बहुत साफ साफ बातें स्पष्ट कर दी गई थी कि अब खुली हवा में सांस लेना है। और चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन आजादी की अंतिम पुकार थी, अंतिम पुकार थी आजादी की, इसीलिए कई मायनों में इसे अगस्त क्रांति की संज्ञा दे दी जाती है। क्योंकि 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ अगस्त के महीने में, तो इसे अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति कहा जाता है। और इसलिए भी क्रांति कह देते हैं क्योंकि इस विद्रोह का जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है, वो 1857 के विद्रोह से काफी मिलता जुलता है। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बड़े पैमाने पर हिंसक वारदातें हो गई थीं, और जब हिंसक वारदातें हुई तो गांधी जी ने इस बार हिंसा के वारदातों की निंदा करने से ही साफ
मना कर दिया था, साफ इनकार कर दिया था। हिंसा की वारदात की निंदा करने से साफ इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा कि निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि जो हिंसक वारदातें हुई हैं वो सरकार के दमन चक्र चालू करने के बाद हुई हैं, क्योंकि सरकार ने इस आंदोलन का बर्बरता पूर्वक दमन करना प्रारंभ कर दिया था। और इस बर्बरता पूर्वक दमन किया गया था कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से मशीन गन्स लगा के तड़तड़ 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 भारतवासियों पर गोलियां चलाई गई थी। तो इसी के बाद जनता का, जनमानस का, विशेषकर विद्यार्थियों का धैर्य टूट गया, सब्र का बांध टूटा। और जब सब्र का बांध टूटा, और वो भी विद्यार्थियों का, तो हिंसक वारदातें तो होंगी ही होंगी। तो हिंसक वारदातें हुई और गांधी जी ने निंदा करने से साफ मना किया, क्योंकि देखिए हिंसक वारदातें जो हुई हैं वो सरकार के दमन चक्र चालू करने के बाद हुई हैं। अगर सरकार इतने बर्बरता पूर्वक दमन चक्र ना चालू करती तो लोग या विद्यार्थी जन इतने हिंसक ना होते। तो ये आंदोलन 1857 के महान विद्रोह के अनुपात को प्राप्त कर गया, उस लेवल पे चला गया। और जैसे 1857 में आर पार की लड़ाई के मूड में थे इंडियंस, उसी तरह से इस बार भी इंडियंस आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए थे। लेकिन अभी हमें भारत छोड़ो आंदोलन पे चर्चा करें हम लोग, इसके पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि देखनी होगी। पहले एक बार पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, और उससे हमें भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन जन आंदोलन का विश्लेषण कर पाना और परिस्थितियों को समझ पाना आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसके बैकग्राउंड को देखते हैं, पृष्ठभूमि को देखते हैं। तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी। जैसे देखिए 1939 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। और अजीबोगरीब बात यह कि इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को एक पक्षकार घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और वो भी भारतीय नेतृत्वकर्ताओं, राजनेताओं, भारतीय नेतृत्वकर्ताओं व राजनैतिक दलों से सलाह मशवरा, बिना कंसल्टेशन के, बिना एडवाइस के, भारतीयों से सलाह मशवरा के बिना ही भारत को इस द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की ओर से एक पक्षकार घोषित कर दिया गया था। इतनी बड़ी घोषणा, इतना बड़ा निर्णय, और भारतीयों से पूछने तक की जहमत अंग्रेजी सरकार ने नहीं उठाई थी। तो एक पक्षकार घोषित कर दिया गया। इसी बात का विरोध किया गया, और इसका विरोध किया भारत के उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया, और इस बात का। और 1937 में जो गठित हुई थी कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने, 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 28 माह के शासन के बाद, 28 माह के शासन के बाद इसके विरोध स्वरूप
इस्तीफा दे दिया था। 1939 में इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने। तो 11 में से कुल 7 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और एक में गठबंधन सरकार चल रही थी, और सारे के सारे कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा सरकार को सौंप दिया कि ये लीजिए, हमें सरकार चलाना ही नहीं है। और वैसे भी भारतीयों को सरकार चलाने कहां देते थे, नाम मात्र का तो सरकार बनवाते थे, और सारी शक्तियां गवर्नर, प्रांतीय गवर्नरों के हाथों में आरक्षित सुरक्षित रखी जाती थी। तो अधिक महत्वपूर्ण विषय गवर्नर के हाथों में संकेंद्रित होते थे, अल्प महत्व के विषय मंत्रिमंडलों को दे दिया जाता था। तो वैसे भी इन सरकारों का कोई बहुत मोल नहीं था, लेकिन जो भी इंडियंस सरकार बनाकर कर पाते थे वो लोग इंडियंस के लिए कर पाते थे, हम भारतीयों के लिए उस समय कर पाते थे, जो भी कर सकते थे वो करते थे। लेकिन अब ये अति हो गई थी, क्योंकि इतनी बड़ी घोषणा कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहा था, और इतना बड़ा निर्णय बर्तानिया सरकार ने बिना भारतीय राजनीतिक दलों से परामर्श किए हुए और बिना कुछ पूछे हुए भारत को युद्ध में झोंक दिया था। इसी बात का विरोध किया गया था। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरा, इस समय चल रहा था कि एक संकट आया जिससे, इसको थोड़ा और स्पष्ट लिख देता हूं, त्रिपुरी संकट का नाम दिया गया। त्रिपुरी संकट। तो त्रिपुरी एक जगह का नाम है जबलपुर मध्य प्रदेश में, और त्रिपुरी में जो संकट आया वो कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रखर राष्ट्रवादी नेता के बीच में मतभेद के रूप में आया, मनभेद के रूप में नहीं, ध्यान रखिएगा, मतभेद के रूप में आया। और वो मतभेद ये था कि 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष पहले से ही सुभाष चंद्र बोस थे, बोस बाबू अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, और सुभाष चंद्र बोस का रुझान समाजवादी विचारों की ओर था, जैसे कि उनके मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी रुझान समाजवादी विचारों की तरफ था। ये लोग समाजवादी नहीं थे, मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन झुकाव इनका समाजवादी विचारों की ओर अवश्य था। और 1938 में पहले से ही सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, 1938 में वही थे। लेकिन इस रुझान के कारण गांधी जी के जो सहयोगी लोग थे, कट्टर सहयोगी लोग थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, आचार्य जेबी कृपलानी, वो लोग सुभाष चंद्र बोस को नहीं चाहते थे कि वो अगले वर्ष भी अध्यक्ष चुने जाएं, नहीं चाहते थे। तो जो इसी वजह से वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य जे बी कृपलानी, इन्होंने बोस बाबू को 1939 में इन्होंने कहा कि हम बोस बाबू को अध्यक्ष नहीं बनने देंगे, बोस बाबू को अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अड़ गए, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि चाहे जो हो जाए, अब तो मैं चुनाव लड़ूंगा अध्यक्षी का। तो सुभाष चंद्र बोस
त्रिपुरी जबलपुर में 1939 में अध्यक्ष पद का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर अड़ गए। और ये जो राइट विंग के लोग थे, राइट विंग के जो नेतृत्व करता थे, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य जेबी कृपलानी, इन लोगों ने कहा कि नहीं, चूंकि सुभाष चंद्र बोस का रुझान समाजवादी विचारों की ओर है, अतः हम अब इन्हें दोबारा 1939 में अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। जबकि इसके पहले ही बोस बाबू के मित्र और वो भी समाजवादी विचारों की ओर रुझान रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 1929 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और 1936 में भी थे। एक और साल थे, 3 साल ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे। और अब सुभाष चंद्र बोस थे, समान विचार, और ये दोनों ही अध्यक्ष के रूप में, चाहे वो पंडित JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो या फिर सुभाष चंद्र बोस हो, ये लगातार कांग्रेस पार्टी को समाजवादी विचारों की ओर झुका रहे थे। जबकि राइट विंग के लोगों को, नेतृत्वकर्ताओं को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए उन्होंने ये तय किया, इन लोगों ने तय किया कि बोस बाबू को हम 1939 में त्रिपुरी में जब इलेक्शन होगा तो अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। जबकि बोस बाबू अध्यक्षी का चुनाव लड़ने पे एकदम अड़ गए कि नहीं, हम तो लड़ेंगे ही चुनाव। इसी बात को त्रिपुरी संकट की संज्ञा इतिहासकार देते हैं। और हुआ कुल मिला जुला करके क्या हुआ, ये बताता हूं आपको कि जब सुभाष चंद्र बोस अड़ गए तो सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध आंध्र के एक कांग्रेसी नेता पट्टाभी सीतारमैया को उतारा गया मैदान में कि पट्टाभी सीतारमैया चुनाव लड़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के विरोध में। और मजे की बात देखिए कि पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। यह मतभेद है, मनभेद नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपना आशीर्वाद प्रदान किया कि पट्टाभी सीतारमैया को समर्थन दिया महात्मा गांधी ने। और बाकी ये लोग तो खैर कट्टर गांधीवादी लोग थे ही, इन्होंने भी पट्टाभी सीतारमैया को जाहिर तौर पे समर्थन दिया, गांधी जी ने भी दिया। और कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुआ अध्यक्ष पद का। जब चुनाव का परिणाम आया तो सब लोग दंग रह गए। क्या हुआ था? हुआ ये कि उन चुनाव परिणामों में पट्टाभी सीतारमैया हार गए। पट्टाभी सीतारमैया हार गए, बहुत बड़ी बात है उस जमाने के लिए, क्योंकि गांधी जी समर्थित उम्मीदवार हार गए थे। और गांधी जी ने यद्यपि कि इस हार को स्वीकार किया और उन्होंने कहा पट्टाभी सीतारमैया की हार उनसे कहीं ज्यादा मेरी हार है। पट्टाभी's डिफीट इज मोर माइन देन हिज डिफीट। और सुभाष बाबू जीत गए, नैरो मार्जिन से जीते, लेकिन जीत तो जीत होती, चाहे 1 वोट से आप जीतिए। नैरो मार्जिन से जीते लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीते। अब इसके बाद जो कुछ हुआ वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था सुभाष बाबू के लिए, अप्रत्याशित था। क्या अप्रत्याशित था? वो अप्रत्याशित यह था कि पूरी की पूरी समूची कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं, कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद ने, कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी था, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी, समूची कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस्तीफा दे दिया और सुभाष चंद्र बोस को एकदम अकेला छोड़ दिया गया कि आप अपने मनमर्जी के हिसाब से चल रहे हैं तो ऐसा करिए कि आप नई कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद का गठन कर लीजिए। फ्री हैंड दे दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा ये क्या मुसीबत है, पूरी की पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही रिजाइन मार के चली गई और अब मुझे नई कार्यकारिणी परिषद का गठन करना पड़ेगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा ये तो ठीक नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस ने लिहाजा कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस
पार्टी से इस्तीफा देकर बोस ने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के लिए अपना एक दल बना लिया और उस दल का नाम रखा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया सुभाष चंद्र बोस ने, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। और यहीं से आप देखिए कि कांग्रेस व बोस बाबू के रिश्ते नहीं, रास्ते अलग हो गए। रास्ते अलग हो गए सुभाष चंद्र बोस के। और सुभाष चंद्र बोस अब एक नई योजना पर कार्य करने लगे। ठीक है, नई योजना पर कार्य करने लगे। अब पहले हम इधर भारत छोड़ो आंदोलन पे अपना ध्यान रखते हैं और पहले ये चर्चा कर लेते हैं इस पे, फिर हम सुभाष चंद्र बोस पे वापस लौटते हैं। तो यहां ये सब कुछ पृष्ठभूमि में हमें दिख रहा है। पृष्ठभूमि में एक चीज और घटित हुई कि जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और भारत को इस युद्ध में एक पक्षकार बना दिया गया, एक पार्टी बना दिया गया, पक्षकार बना दिया गया, तो 1940 में अगस्त का महीना है, 1940 में एक ऑफर अंग्रेजी राज की तरफ से एक ऑफर दिया गया इंडियंस को, और उसी को कहा गया अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त का महीना है 1940 और वॉइसरॉय है लिनलिथगो। तो वॉइसरॉय लिनलिथगो की तरफ से एक प्रस्ताव आता है जिसका उद्देश्य यह था कि हम इंडियंस को प्रस्ताव देंगे, लॉलीपॉप पकड़ाएंगे तो इंडियंस बड़ी संख्या में हमारे लिए युद्ध लड़ने आएंगे और सेना में भर्ती हो जाएंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए अगस्त 1940 में वॉइसरॉय लिनलिथगो ने एक ऑफर दिया। क्या ऑफर था? कि भारत का संविधान अब मुख्यतः भारतीय लोग बनाएंगे। बड़ा अच्छा ऑफर था। पहली बार अंग्रेजी राज ने यह कहा था उस इतिहास में कि भारत का संविधान भारतीय लोग बनाएंगे, लेकिन एक अड़ंगा लगा दिया मुख्यतः, जबकि होना क्या चाहिए था कि भारत का संविधान पूर्णतः कंप्लीटली इंडियंस बनाएंगे। ये आधा अधूरा क्या मतलब होता है? मुख्यतः क्या बनाएंगे? मुख्यतः का मतलब तो यह हुआ कि अंग्रेज रहेंगे और वो संविधान बनाने नहीं देंगे, हमें टांग अड़ाते रहेंगे। तो लिनलिथगो ने यह ऑफर दिया कि भारत का संविधान भारतीय लोग बनाए। बहुत अच्छी बात है, पहली बार यह ऑफर दिया था, लेकिन अड़ंगा लगा दिया कि मुख्यतः, और वो भी उसने एक और अड़ंगा लगाया, कहा कि यह सब जो मिलेगा ना वो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद मिलेगा। अरे भाई, जो ऑफर दे रहे हो अभी के अभी दो ना। कौन जानता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन क्या होगा, कौन आगे चल के हारेगा, कौन आगे चल के जीतेगा। 1940 के अगस्त के महीने में किसको पता कि द्वितीय विश्व युद्ध किस करवट बैठेगा? तो एक तो आप ऑफर दे भी रहे हो परंतु युद्ध के बाद दे रहे हो, और वो ऑफर भी आधा अधूरा कि भारत का संविधान तो भारतीय बनाएंगे लेकिन मुख्यतः बनाएंगे। अजीब अड़ंगा लगा रखा है। तो ये ऑफर सिरे से खारिज कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा कोई ऑफर हमें नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें काम कर रही थी पृष्ठभूमि में। तो ये बैकग्राउंड है भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, तो
इस बैकग्राउंड में एक हमने देखा कि लिन लिथगो वॉइसरॉय लिन लिथगो द्वारा अगस्त 1940 में ऑफर मिलता है कि पहली बार भारत का संविधान भारतीय, ठीक है ना, भारत का संविधान भारतीय लोग बनाएंगे, परंतु अड़ंगा लगा के मुख्यतः, और ये दिया कब जाएगा, ये जो भी होगा दिया जाएगा युद्ध के बाद। तो ठीक है, कांग्रेस ने बोला टाटा बाय बाय, तो आईएनसी ने इसे अस्वीकार कर दिया। बैकग्राउंड में यह भी काम कर रहा है। और इसके अलावा बैकग्राउंड में एक चीज और काम कर रहा था कि गांधी जी ने पहले यह सोचा कि यदि इस समय जन आंदोलन हम करें तो क्या जनता या जनमानस उस आंदोलन में सम्मिलित होगी या फिर नहीं होगी। यानी कि जनता के दिलो दिमाग में क्या उमड़ घुमड़ रहा था, क्या चल रहा था कि अगर हम कुछ करते हैं, जन आंदोलन एक कॉल देते हैं कि आ जाइए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करना है, तो क्या जनता आएगी। जैसे इसको ऐसा समझते हैं कि यदि मुझे बुखार हो जाए तो चेक करने के लिए कि कितना बुखार है, मुझे थर्मामीटर ऐसे लगाना पड़ेगा, थर्मामीटर लगाना पड़ेगा। और थर्मामीटर जब लगाऊंगा तो उसमें रीडिंग आएगी कि 102.5 या 101.6 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं भाई उबल जाऊंगा, फॉरेनहाइट, ठीक है ना, 101.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो हम अपने बुखार को मापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो गांधी जी जनता के थर्मामीटर, जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता को कितना बुखार है, उसकी नब्ज टटोल के देखते हैं, पल्स रेट काउंट करके देखते हैं कि तो वो थर्मामीटर क्या था गांधी जी का। तो गांधी जी ने जनमानस की पल्स रेट काउंट किया, नब्ज टटोलना बोलते हैं उसको, थोड़ा उर्दू हो गया, जनमानस की नब्ज टटोलना। इसी के लिए गांधी जी ने एक आंदोलन प्रारंभ किया और वो आंदोलन कहलाया इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था तो सरकार किसी भी तरीके का कोई छूट या कोई ढील देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और दमन पर आमादा थी, दमन पर उतारू थी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो प्लान क्या था इंडिविजुअल सत्याग्रह का? प्लान यह था कि जो सत्याग्रही चुने गए हैं, सत्याग्रही जो चुने गए थे व्यक्तिगत स्तर पे, व्यक्तिगत सत्याग्रही, जिसमें आचार्य, पहले तो सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, पहले सत्याग्रही, दूसरे पंडित J.L. नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी, ये तीन लोग चुने गए पहले, दूसरे एवं तीसरे सत्याग्रही के रूप में चुने गए। और फिर यह हुआ कि ये लोग
जनता के बीच जाकर भाषण देंगे, क्योंकि सरकार ने इकट्ठा होने से रोक रखा था कि 5 या 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होने देंगे, और ये लोग जाएंगे तो जनता इकट्ठी होगी कि नहीं होगी, वो वही तो चेक करना था। तो जनता के बीच जाकर भाषण, और सरकार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, गिरफ्तार करेगी, और अगर गिरफ्तार हो गए भाषण देते समय पुलिस टांग ले जाएगी, तो गिरफ्तार हो गए तो भैया जेल चले जाइए। और अगर नहीं गिरफ्तार हुए तो 2 विकल्प मिलेगा नेताओं को यहां पे। तो अगर सरकार गिरफ्तार करती है तो जेल, और इन केस अगर मान लीजिए सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया तो फिर भाषण देते देते उधरी से दिल्ली चले जाएंगे। तो दिल्ली चलो, इसमें दिल्ली चलो का स्लोगन दिया गया, दिल्ली चलो का नारा दे दिया गया कि दिल्ली चलो आंदोलन। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से एक चीज समझ में आ गई कि जनमानस अब जन आंदोलन के मूड में थी। अब जनता जन आंदोलन के लिए तैयार बैठी थी, और अब देर करना ज्यादा गांधी जी को उचित नहीं लगा, और गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि अब हमें जन आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए, जन आंदोलन प्रारंभ करने का वक्त आ चुका है। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं नहीं, अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी वक्त नहीं आया है। तो गांधी जी थोड़े गुस्से में आ गए, और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने यह आंदोलन नहीं खड़ा किया तो मैं इस देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ताव में आ गए गांधी जी फुल इस टाइम, ठीक है ना। गांधी जी इस टाइम एकदम जबरदस्त जोश में है। तो क्योंकि गांधी जी को जनता की जो समझ थी ना, वो अद्वितीय थी। गांधी जी एक लीडर के तौर पे, जनमानस के एक नेता के तौर पे जनता को जितना समझते थे उतना शायद ही उस दौर का कोई नेता इस बात को समझ पाता होगा कि जनता के दिलो दिमाग में क्या कुछ उमड़ घुमड़ रहा था, क्या कुछ उमड़ घुमड़ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए अब गांधी जी को देर करना उचित नहीं लग रहा था, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लगभग धमकाते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प पत्र तैयार कराया, रिजोल्यूशन, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। तो उन्होंने क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, संकल्प पत्र तैयार किया, और बोल दिया कि अब यह आंदोलन फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल फॉर इंडिपेंडेंस, फाइनल कॉल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम वेयर, एनी काइंड ऑफ retreat is not at all possible। कि ये आजादी की अंतिम पुकार है, आजादी की अंतिम पुकार, जहां से वापस लौटना अब संभव नहीं हो पाएगा, जहां से अब वापस नहीं लौटना है। ये आर पार की लड़ाई, इस समय महात्मा गांधी आर पार की लड़ाई के पूरी तरह से मूड में आ चुके थे, और उन्होंने नारा ही दे दिया कि भाई करो या मरो। तो डू और डाई, इसको हम लोग कहते हैं ना डू एंड डाई सिचुएशन, कि बस अंतिम क्षणों में है सब कुछ, डू एंड डाई सिचुएशन है। तो डू और डाई, करो या मरो। तो गांधी जी ने कहा कि
एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र जो मैं आप लोगों को देता हूं, वो आप अपने हृदय पर अंकित कर लीजिए, छाप लीजिए, और वह है करो या मरो। या तो हम देश को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, परंतु अब हम अपने गुलामी की दास्तान या दास्ता की दास्तान, दास्ता मतलब गुलामी, गुलामी की दास्तान कहानी देखने के लिए अब जिंदा ही नहीं रहेंगे। अब जिंदा रहेंगे तो खुली हवा में सांस लेंगे, आजाद हवा में सांस लेंगे, या फिर अब हम अपनी जान दे देंगे। तो ये आर पार की लड़ाई, और ये प्रारंभ किया गया 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन। बॉम्बे के गवालिया टैंक मैदान, बॉम्बे के गवालिया टैंक मैदान से, और दे दिया गया आजादी की अंतिम पुकार, आजादी की अंतिम पुकार दे दिया गया, फाइनल कॉल फॉर इंडिपेंडेंस, चाहे जो हो जाए। और इसीलिए चूंकि ये अंतिम पुकार है, तो इसे क्रांति की भी संज्ञा दे दी जाती है। और चूंकि 8 अगस्त को प्रारंभ हो रहा, अगस्त के महीने में, अतः इसे अगस्त क्रांति जोड़ दिया जाता है, क्रांति में अगस्त और करके अगस्त क्रांति की संज्ञा दे दी जाती है। अब चूंकि इसी समय देखिए जब यह प्रारंभ हो रहा है, तो उधर पैरेलली समानांतर रूप से द्वितीय विश्व युद्ध अपने पूरे फुल वॉल्यूम में, अपने वेग से चल रहा था। और इधर सरकार इंडियंस को कोई छूट या ढील देने के, दोनों तरफ आरे पार चल रहा है, छूट देने के लिए बिल्कुल भी किसी भी स्तर पे तैयार नहीं थी। और इस चीज के लिए भी तैयार थी कि यदि आंदोलन प्रारंभ किया जाता है तो सरकार छोड़ेगी नहीं। ठीक है, सरकार नहीं छोड़ेगी अगर आंदोलन किया गया। तो यह चीज तो पता थी पहले से कि जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होगा, सरकार दमन चक्र चालू कर देगी। तो सब लोग तैयार हैं इसमें, ठीक है। और जैसे ही प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, अर्ली इन द मॉर्निंग, भोर में ही, प्रातः काल, गांधी जी सहित, गांधी जी सहित सभी प्रमुख नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया सरकार ने, और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब जब नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, तो इस गिरफ्तारी के विरुद्ध जो इंडियंस ने रिस्पॉन्ड किया ना, यह प्रतिक्रिया बहुत ताकतवर थी, बहुत सशक्त थी। तो नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध भारतीयों की तीखी प्रतिक्रिया आई, बहुत तीक्ष्ण तीखी प्रतिक्रिया आई। और लोगों के समूह
गांव से कस्बों व शहरों नगरों की ओर निकल पड़े और विशेषकर पूर्वी यूपी व बिहार की तरफ, पूर्वी यूपी व बिहार की तरफ कुछ ज्यादा ही तीखी प्रतिक्रिया दिखाई लोगों ने, और विशेषकर विद्यार्थियों ने। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र भारत छोड़ो का संदेश लेकर गांव-गांव पहुंचने लगे। ये शुरू हो गया। तो इधर से डू एंड डाई सिचुएशन है और सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है दमन चक्र चालू करने का, मारपीट करने का, इंडियंस को गोली मारने का। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ, सरकार का दमन चक्र प्रारंभ हो गया, चालू कर दिया। और खतरनाक तरीके से नीचे उड़ने वाले, थोड़ा लो फ्लाइट में नीचे उड़ने वाले हवाई जहाजों से सरकार ने गोलियां चलवानी प्रारंभ कर दी। तो बर्बरता पूर्वक सरकार की तरफ से दमन चक्र चालू हो गया। और लेकिन इस बार अब आरे पार है सब कुछ, ठीक है ना, कि डू और डाई सिचुएशन है, करो या मरो। तो इसके विरोध में, इसी के चलते आंदोलन ने हिंसात्मक मोड़ ले लिया। आंदोलन ने हिंसात्मक मोड़ ले लिया, वायलेंट हो गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन वैसा कुछ आंदोलन नहीं था जैसे कि असहयोग आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो पूर्णतया नॉन वायलेंट सत्याग्रह था, पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन था। लेकिन अब यह नहीं रह गया, यह हिंसक हो गया, ठीक है। और इस बार जब यह हिंसक हुआ तो स्पष्ट रूप से गांधी जी ने किसी भी प्रकार के, गांधी जी ने हिंसा की घटनाओं की निंदा करने से इनकार कर दिया। पहले तो वो निंदा कर देते थे कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो गलत है, हमें हिंसा नहीं करनी है या कुछ भी किसी भी प्रकार से। लेकिन इस बार अब गांधी जी ये नहीं करें कि हिंसा करो, उन्होंने हिंसा के वारदातों की निंदा करने से इनकार कर दिया। ठीक है, क्यों कर दिया? क्योंकि हिंसा सरकार के दमन चक्र के उत्तर में प्रत्युत्तर में प्रारंभ हुई। और एक चीज और कि जैसे आप अगर ये सोच रहे हो कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना घटी तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो
तो इस बार जब हिंसा की वारदातें बड़े पैमाने पर हो रही थी तो फिर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्यों नहीं वापस ले लिया? ठीक है, इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब वापस ले ही नहीं सकते थे ना। वापस कैसे ले लेंगे? ये तो आजादी की जब अंतिम पुकार दी जा चुकी है, तो जब आजादी की अंतिम पुकार दे दी गई है तो किसी भी तरीके से आंदोलन को वापस लेना अब संभव नहीं रह गया था ना। अब कैसे वापस लेंगे? वापस लेना संभव नहीं था, अंतिम पुकार ही है, ठीक है ना। आजादी की अंतिम पुकार है जहां से किसी भी प्रकार से आंदोलन को वापस नहीं लिया जा सकता था, यह बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस बार चाहे जो हो जाए, हिंसा हो चाहे जो हो, अब वापस नहीं होगा तो नहीं होगा। और ना ही हिंसात्मक वारदातों की गांधी जी ने निंदा की, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि हिंसात्मक वारदातें तब हुई थी जब सरकार ने आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचलना प्रारंभ किया, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, अब ये आंदोलन जन विद्रोह के स्तर पे पहुंच रहा है। जन विद्रोह देखिए, तो नेताओं की गिरफ्तारी जो हुई ना, गिरफ्तारी की जो प्रतिक्रिया आई लोगों की तरफ से, विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यह प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। और यहां आंदोलन ने 1857 के जैसे विद्रोह का रूप अख्तियार कर लिया, विद्रोह का रूप ग्रहण कर लिया था। ये ठीक है, ये विद्रोह का रूप पे चला गया। और दूसरा, इसमें छात्रों की भागीदारी बहुत अधिक है, और छात्र थोड़े तो अधीर होते हैं, पेशेंस कम होता है, और अगर सरकार बर्बरता पूर्वक दमन करेगी तो छात्र ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऊर्जा जोश का स्तर बहुत ज्यादा होता है, और एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा भी एनर्जी दे इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ेगा, तो स्टूडेंट तो अपना ऑर्बिट छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारत छोड़ो के संदेशे को फैलाने के लिए गांव गांव, घर घर, देहात देहात जाना प्रारंभ किया। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, उन्होंने थाना जलाओ, बड़े इंटरेस्टिंग नारे दिए। थाना जलाओ, पुलिस स्टेशन उड़ा दो, जला दो, स्टेशन फूंक दो, रेलवे स्टेशन स्टेशन फूंक दो, और अंग्रेज भाग गया के नारे लगाए गए। उन्होंने रेलगाड़ियों को रोक लिया, रेलगाड़ियों को रोक लिया, रेल मार्ग को बाधित कर दिया, रेलगाड़ियों को तिरंगे झंडे से लपेट दिया गया, और जबरदस्त जोशो खरोश से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। और जैसे जैसे सरकार का गोलाबारी और दमन चक्र तेज होता, उसी अनुपात में भारत छोड़ो आंदोलन भी तेज होता जा रहा था। सरकार दमन बढ़ाती, आंदोलन तेज होता, और दमन बढ़ाती और आंदोलन तेज होता, दमन बढ़ाती ही गई और आंदोलन बढ़ता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहां देखिए, एक डेटा है हमारे पास कुछ, बिपिन चंद्र भारत स्वतंत्रता संघर्ष पुस्तक, वहां से उन्होंने बताया है कि अगस्त और सितंबर 1942, पहले 2 महीने में ही, सिर्फ पहले 2 महीने में तकरीबन 250 रेलवे स्टेशंस उड़ा दिए गए। 250 रेलवे स्टेशन उड़ाए गए, डायनामाइट लगा लगा के, बम लगा लगा के उड़ा दिए गए। 500 डाकखाने, डाकघर उड़ा दिए गए, और तकरीबन 150 पुलिस स्टेशनों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए गए थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन वह आंदोलन नहीं है जो अभी तक महात्मा गांधी करते आ रहे थे, जैसे कि असहयोग और सविनय अवज्ञा। यद्यपि कि गांधी जी ये नहीं कहा उन्होंने कि हिंसात्मक वारदातें करिए, लेकिन निंदा भी नहीं किया। आर पार की लड़ाई थी तो वापस भी नहीं लिया। ठीक है, तो अब ये पूरी तरह से हिंसक हो गया बड़े पैमाने पे। हां, लेकिन एक चीज देखिएगा कि जब हिंसक हो जाएगा ना, तो हिंसक होते ही
इस आंदोलन में जन भागीदारी घट गई, जन भागीदारी घट जाएगी, और जब जन भागीदारी घटेगी तो ये अखिल भारतीय न रह जाएगा, न रह कर अखिल भारतीय न रहकर क्षेत्रीय हो गया, क्षेत्रीय रीजनल हो गया। तो वैसे तो असहयोग ऑल इंडिया था, सविनय अवज्ञा ऑल इंडिया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन ऑल इंडिया नहीं था, ठीक है ना, वो रीजनल रीजनल बन के रह गया। तो इसीलिए क्विट इंडिया मूवमेंट इन वजहों से रीजनल मूवमेंट बन के रह जाता है, क्षेत्रीय रीजनल मूवमेंट बन के रह गया। और अब जो भी ये हिंसात्मक वारदातें हुई, इन हिंसात्मक वारदातों को जिन लोगों ने अंजाम दिया वो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता तो नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर नेतृत्वकर्ता तो गिरफ्तार हो चुके थे और उनको सरकार ने जेल में डाल दिया था, और कांग्रेस पार्टी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो फिर इन हिंसक वारदातों को कौन लोग थे जो अंजाम दे रहे थे? वो कांग्रेस के नहीं थे, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो लोग कांग्रेस के साथ मिलकर ये जन आंदोलन चलाते थे, काम करते थे। और उनमें 3 बड़े प्रमुख समाजवादी नेता थे, 3 बड़े प्रमुख समाजवादी नेता हुआ करते थे, और उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बना रखा था, और उनके राजनीतिक दल का उन्होंने नाम रखा था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और वो तीनों प्रमुख और प्रबल प्रखर समाजवादी नेतृत्व करता थे, समाजवादी नेता थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण, जो जेल ब्रेक करके, जेल से भाग करके इस आंदोलन में सम्मिलित होने आए थे, हजारीबाग जेल, बताइएगा, ठीक है, जेल से निकल गए जयप्रकाश नारायण। राम मनोहर लोहिया एक अन्य समाजवादी नेतृत्वकर्ता, ठीक है, और लोहिया जी के अलावा एक अन्य आचार्य नरेंद्र देव। यही लोग मुख्य रूप से भूमिगत हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए गाइडेंस दे रहे थे, सोर्स ऑफ गाइडेंस दे रहे थे, डायनामाइट, बॉम्ब्स, पिस्टल्स, फंडिंग, ये सब कुछ अरेंज कर रहे थे, ठीक है। तो कई समाजवादी नेताओं ने नेतृत्व और मार्गदर्शन का स्रोत प्रदान किया, धन और हथियार, गोला बारूद और डायनामाइट इकट्ठा किए और लोगों को दिया, और हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहे। तो सब सर्व प्रमुख नामों में से जयप्रकाश नारायण, जेपी बोल दीजिए, नाम ही काफी है, जेपी, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक और नाना पाटिल, और उषा मेहता थी, और उन्होंने एक सीक्रेट रेडियो का संचालन किया था, कांग्रेस रेडियो, और इन्हीं के जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जो मैसेज दिया जाता, वही उतना ही रेडियो फ्रीक्वेंसी अन्य लोग कर लेते सेट, और उतने रेडियो फ्रीक्वेंसी पे जो उषा मेहता अनाउंस करती, घोषणा देती, निर्देश देती, वो सारे कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाता था। तो एक रेडियो के माध्यम से आंदोलनकारियों ने आपस में कम्युनिकेट किया, संचार स्थापित किया, और इसके लिए उषा मेहता ने बड़ी मेहनत की। और सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, नाना पाटिल, इन लोगों ने तो क्या किया था कि सातारा को आजाद करा लिया,
तो सातारा, महाराष्ट्र में सातारा वो जगह है जो आजादी मिलने से पहले ही, देश के आजादी मिलने से पहले ही आजादी का स्वाद चख चुका था, वो भी 2 साल से ज्यादा तक के लिए। तो 2 साल से ज्यादा तक के लिए अंग्रेजी राज को इंडियंस ने सातारा में उखाड़ के फेंक दिया था और खुद का राज चला रहे थे समानांतर रूप से। इसको पैरेलल गवर्नमेंट्स बोलते हैं, समानांतर, समानांतर सरकारों की संज्ञा दी जाती है, पैरेलल गवर्नमेंट्स कहा गया है। तो 3 जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट्स उस वक्त बने थे, और जो बंगाल में मिदनापुर में एक समानांतर सरकार बनी थी, वहां पे एक बड़ी ही अद्भुत बहादुरी, वीरता का प्रदर्शन भारतीय आंदोलनकारी स्त्रियों ने किया, और यहीं पे अंग्रेजों की गोलियां खाते हुए शहीद हो गई मातंगिनी हाजरा। अंग्रेजों ने गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन उनके हाथ से तिरंगा नहीं गिरा तो नहीं गिरा। इतनी अदम्य बहादुरी, अदम्य साहस का परिचय दिया इन भारतीय स्त्रियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में। और देखिए, भूमिगत हिंसक गतिविधियों के साथ साथ 3 जगहों पर भारतीयों के द्वारा समानांतर सरकारों का गठन किया गया। समानांतर सरकारों का यानी कि देश के 3 जगह 15 अगस्त 1947 के पहले ही आजाद हो चुके थे, यद्यपि कि थोड़े समय के लिए हुए, लेकिन हुए तो सही। और सातारा की जो समानांतर सरकार थी वो तो 2 साल से ज्यादा टिकी, और सबसे कम तीनों में ईस्टर्न यूपी में एक जगह है बलिया, और बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार का गठन किया गया और अंग्रेजी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था। यद्यपि कि यह सरकार मात्र 1 सप्ताह चली, लेकिन 1 सप्ताह तक इन लोगों ने अपनी बहादुरी से बलिया को आजाद करा लिया था। और फिर एक तो ये बलिया में, एट बलिया, चित्तू पांडे एक, ठीक है। दूसरा, बंगाल के तमलुक में, मिदनापुर तमलुक में जातीय सरकार, हमारी सरकार, समानांतर सरकार, जाति सरकार का गठन किया गया, जिसमें मातंगिनी हाजरा ने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया था और शहीद हो गई थी देश के लिए। और जो तीसरी सरकार थी वो सातारा की प्रति सरकार कहलाती है, प्रति सरकार, ठीक है ना, प्रति सरकार सातारा, वाईबी चौहान और नाना पाटिल। और इधर तमलुक में हमारी खुद की सरकार, जातीय सरकार। और बलिया में, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में 1 सप्ताह के लिए बलिया को आजाद करा लिया गया था। ये था। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमने चर्चा की आपस में कि जब आंदोलन हिंसक हो चुका था तो जाहिरन तौर पे अगर आंदोलन हिंसात्मक होगा और हिंसा की वारदातें बढ़ेंगी, और अगर हिंसा की वारदातें बढ़ेंगी तो जाहिर तौर पे जन भागीदारी का स्तर घट जाएगा, जन भागीदारी का स्तर कम हो जाएगा। तो आप यहां पे देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन अखिल भारतीय स्तर का कोई जन आंदोलन नहीं रह जाएगा, यह क्षेत्रीय स्तर का जन आंदोलन हो जाएगा। जबकि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन वो अखिल भारतीय स्तर के सशक्त जन आंदोलन होते हैं, सशक्त जन आंदोलन। लेकिन यहां पे ये सशक्त जन आंदोलन नहीं, सशक्त जन आंदोलन तो है लेकिन अखिल भारतीय स्तर पे नहीं है, क्षेत्रीय स्तर पे है। अब देखिए, ये सिमट जाएगा, कुछ क्षेत्रों में ये सिमट जाएगा, जैसे ये पूर्वी यूपी और बिहार में सिमट गया, जहां छात्रों, कृषकों और श्रमिकों ने अपनी जन भागीदारी को सुनिश्चित किया। अब बंगाल के कुछ हिस्से में यह फैला, जैसे कि मिदनापुर। महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में, पूरा महाराष्ट्र नहीं, जैसे बॉम्बे, सातारा और पुणे आदि। गुजरात और कर्नाटक के कुछ हिस्से,
और इधर हिंसा का जब प्रकोप हुआ तो इस आंदोलन का प्रभाव स्वतः ही घट गया और जन भागीदारी गिर गई। इसके अतिरिक्त इसलिए भी जन भागीदारी गिर गई कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और उसके नेताओं, विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन हिंदुओं का जन आंदोलन है। क्या बेवकूफ स्टूपिड आदमी है। यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन था, जन आंदोलन था। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सभी लोग भागीदारी सुनिश्चित कर रहे थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के अनुसार यह आंदोलन चूंकि हिंदुओं का आंदोलन था, अतः मुसलमान इसमें भागीदारी ना करें। इसका नतीजा तो ज्यादा नहीं आया, लेकिन ऐसे कुछ मुसलमान जो मुस्लिम लीग के चपेटे में, प्रभाव में आ चुके थे, वो भारत छोड़ो आंदोलन से हट जाएंगे और इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी का स्तर हल्का सा गिर जाएगा। उस स्तर पे नहीं रह जाएगा जिस स्तर पे सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन में हुआ था। और इसके अलावा इसलिए भी जनता की भागीदारी गिरी कि दमित वर्ग के राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का विरोध किया। बोला कि देखिए, ये अपर कास्ट का जन आंदोलन है, ये अपर कास्ट वालों का आंदोलन है, इसीलिए लोअर कास्ट के लोगों को इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से भी लोअर कास्ट के लोगों की भागीदारी का स्तर इसमें कम हो गया। और यद्यपि कि देखिए, आंदोलन विभिन्न स्थानों पर अपने उच्चतम बिंदु तक गया, लेकिन अखिल भारतीय चरित्र इसको नहीं मिल पाएगा, ऑल इंडिया कैरेक्टर नहीं मिल पाएगा और यह क्षेत्रीय स्तर पे सिमट के रह जाएगा, कुछ जगहों पर रह जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेचर कैसा था, इसकी प्रकृति कैसी थी? इसकी प्रकृति या ये प्रकृति में अखिल भारतीय नहीं था, ये अपने प्रकृति में क्षेत्रीय जन आंदोलन था। ये इसे अन्य दो जन आंदोलनों से, गांधी जी के अन्य दो जन आंदोलनों से अलग कर देता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये आंदोलन अपने आप चलने वाला भी आंदोलन था। क्या मतलब अपने आप चलने वाला आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, सेल्फ एजिटेटेड। ठीक है ना? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप चलने वाला स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। सेल्फ एजिटेटेड मूवमेंट था, अपने आप चल रहा था। क्योंकि देखिए, ना तो गांधी जी हैं, ना तो कोई अन्य कांग्रेसी नेता है। बड़े बड़े नेता तो सबके सब जेल में पड़े हुए थे। पूरी कांग्रेस पार्टी को प्रतिबंधित किया गया था। अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सीएसपी के लोगों को छोड़ दिया जाए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को, तो बाकी लोग तो इसमें थे ही नहीं, कांग्रेस वाले तो थे ही नहीं इसमें। तो ये सेल्फ एजिटेटेड है और सेल्फ सस्टेन्ड है, खुद से चल रहा था, अपने आप चल रहा था। तो अगर भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, सेल्फ एजिटेटेड मूवमेंट था, तो भाई इस तरह के सेल्फ एजिटेटेड मूवमेंट के जरूर कुछ कारण रहे होंगे। सेल्फ एजिटेटेड मूवमेंट के कुछ कारण भी तो रहे होंगे ना। तो अब वो क्या कारण थे सेल्फ एजिटेटेड मूवमेंट के? तो सेल्फ एजिटेटेड मूवमेंट के कारण ये थे कि देखिए, पहला, विश्व युद्ध के कारण महंगाई की दर 7वें
आसमान पर पहुंच चुकी थी, मतलब बहुत ज्यादा, सातवें आसमान पर पहुंच चुकी थी, वह जनता इससे बुरी तरह से त्रस्त थी। एक तो ऐसे ही मुसीबत, भारी मुसीबत, तो रियल परचेजिंग पावर गिर चुकी थी बहुत बुरी तरह से। उधर सरकार की नीतियों के कारण बंगाल बंगाल से भारी मात्रा में अनाज सैनिकों के लिए उठवा लिया गया था। बंगाल से भारी मात्रा में अनाज सैनिकों के लिए सरकार ने उठवा लिया था, जिससे अनाज की भारी किल्लत हो गई। बंगाल में अनाज की भीषण भारी कमी और भारी कमी, इससे बंगाल में पता चला कि मानव निर्मित सरकार की नीतियों के कारण पड़ गया अकाल। मानव निर्मित अकाल पड़ गया, बड़ा भीषण अकाल पड़ा। और इस अकाल में कम से कम बिना खाए पिए 30 लाख लोग, 30 लाख से भी ज्यादा लोग भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर गए और पूरा देश हिल गया। शोक की लहर दौड़ गई, पूरा विश्व हिल गया कि एक झटके में 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे बिना खाए पिए, अनाज की भारी कमी से। जबकि अनाज बाजार से खुद हटवाया था और जबरन जबरन लगान वसूल वसूल की अंग्रेज ले गए थे सैनिकों के लिए अनाज। तो ये दूसरा कारण काम कर रहा था कि ये आंदोलन स्वतः ही लोगों के गुस्से से और क्रोध की सीमा पार कर गई थी, इससे चल रहा था। दूसरा, तीसरा कि इस समय संकट की घड़ी थी, तो काला बाजारी बहुत अधिक हो चुकी थी। काला बाजारी बहुत अधिक हो गई थी और जो चीजें उपलब्ध भी थीं उसको बनियों ने और साहूकारों ने रोक लिया था और रोक रोक कर धीरे धीरे जारी करते थे, जिससे कि खूब सारा वो पैसा बना सकें, पैसा कमा सकें। तो काला बाजारी बहुत अधिक हो गई। डर के मारे लोगों ने बैंकों से, जिसके पास पैसा था, बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई, क्योंकि लोगों ने बैंकों से ताबड़तोड़ विड्रॉन करना शुरू कर दिया, अपना पैसा निकालने लगे और उसको मुसीबत के समय के लिए गोल्ड में बदल बदल के अपने पास रखने लगे। तो पूरी बैंकिंग व्यवस्था चरमराते हुए नजर आ रही थी इस समय। एक ये, इसके अलावा सरकार ने बंगाल व उड़ीसा के नाविकों के नाव जब्त कर लिए, छीन लिए। कि क्यों छीन लिए? कि जापान जो ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहा था और वो ब्रिटिश भारत पे हमला कर सकता था, कि जापान के संभावित आक्रमण में वे नावों का प्रयोग कर लेंगे। तो इसी वजह से
सरकार ने बंगाल और उड़ीसा के हजारों हजार नाविकों से उनकी नावें छीन ली और इससे क्या हुआ कि अचानक से ये लोग बेरोजगार हो गए। और नाविकों का रोजगार मछली पकड़ के बेचना ही होता है। मछुआरों का, नाविक का मतलब यहां पे मछुआरों से ही समझिएगा, मछुआरे। और वो एक झटके से बेरोजगार हो गए, हजारों हजार, और उनके परिवार सब सड़क पे आ गए। तो इतनी सारी चीजें काम कर रही थी कि भारत छोड़ो आंदोलन को क्या बना के रखा? स्वतः स्फूर्त, खुद से चलने वाला आंदोलन। तो ये 8 अगस्त 1942 से 1945 तक ये आंदोलन धीरे धीरे करके अपने आप चला है। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान में रखना है आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन यद्यपि कि अपने आप चला तो है, यद्यपि कि स्वतः स्फूर्त था, खुद से चल रहा था, परंतु यह पूरी तरह सच नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने के पूर्व संध्या पर गांधी जी ने पहले ही 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, गांधी जी ने 7 अगस्त को ही बता दिया था, क्योंकि आशंका थी कि गिरफ्तार हो जाएंगे। तो पहले ही बता दिया गया था फॉर व्हाट टू डू एंड फॉर व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है, सारे दिशा निर्देश जारी किया जा चुका था। पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। तो ये आंदोलन कई कारणों से चल तो रहा था खुद ब खुद, लेकिन दिशा निर्देश पहले ही मिल चुके थे लोगों को। तो दिशा निर्देश चूंकि मिल चुके थे, अतः भारत छोड़ो आंदोलन को पूर्णतया, पूरी तरह से खुद ब खुद चलने वाला जन आंदोलन नहीं कहा जा सकता है। यह आंशिक रूप से स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन था, खुद से चलने वाला जन आंदोलन था, लेकिन आंशिक रूप से, क्योंकि पहले ही गांधी जी ने बता दिया था कि क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। दिशा निर्देश गांधी जी के द्वारा जारी किए जा चुके थे, और इस बार जो दिशा निर्देश जारी किए गए वो बहुत सोच समझ करके जारी किए गए थे। दिशा निर्देश जैसे देखिए, अब चूंकि देश किसी भी क्षण आजाद हो सकता था और आजादी की खुशबू फिजाओं में घुलने लगी थी, समझ में आ रहा था कि अब देश जल्दी ही किसी भी क्षण आजाद हो सकता है और अंग्रेज देश छोड़ करके जा सकते हैं। तो अगर अंग्रेज अचानक से देश छोड़ के गए तो सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इस बार बहिष्कार का नारा नहीं दिया गया, ध्यान दीजिए, बहिष्कार नहीं बोला गया। यह बोला गया कि जो जहां है वो वहीं बना रहे, कोई त्याग पत्र नहीं देना है, कोई पद नहीं छोड़ना है, इस बार कुछ नहीं करना है, जो जहां है वहीं पे बना रहे। तो सरकारी कर्मचारियों को अपने अपने पदों पर बने रहने को कहा गया, परंतु वे
एक काम जरूर कर दें कि अंग्रेजी सरकार के स्थान पर देश व कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। कांग्रेस व देश के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें और यह साफ कर दें, निष्ठा की घोषणा करते हुए यह साफ कर दें कि वो अंग्रेजी सरकार के साथ नहीं है। और खबर, अगर कुछ महत्वपूर्ण खबर मिल रही है तो खबर को लीक करिए और इंडियंस को पहले ही बता दिया जाए। एक ये। दूसरा, भारतीय भारतीय सैनिकों को कहा गया कि वे भारतीय सैनिकों को कहा गया कि वे अपने अपने पदों पर बने रहें, परंतु यदि उन्हें निर्देश मिलता है कि गोली चलाओ तो देशवासियों पर वे गोलियां चलाने से साफ इनकार कर दें। गोलियां चलाने से इनकार कर दीजिए कि नहीं, गोली नहीं चलाएंगे चाहे जो हो जाए देशवासियों पर। दूसरा, ये सब निर्देश गांधी जी पहले ही जारी कर चुके थे। ठीक है, देखिए उधर राजे रजवाड़ों की जनता, प्रजामंडल जनता से कहा गया कि वे भारत देश की, वो राजे रजवाड़े की नहीं, प्रजा, भारत देश की प्रजा होने की घोषणा करें। वह अपने शासक पर दबाव डालें कि उनकी रियासत का विलय भारत में होगा। और किसानों को बोला गया कि यदि जमींदार सरकार का साथ देना चाहें, सरकार का साथ दें, तो फिर उन्हें लगान न दिया जाए या लगान न चुकाया जाए, उन्हें लगान ना चुकाया जाए। ठीक है, और विद्यार्थियों को बड़ा जबरदस्त निर्देश दिया गया। विद्यार्थियों को कहा गया कि वे अपना स्कूल कॉलेज, अपनी पढ़ाई तभी छोड़ें जब कसम खा लें, जब दृढ़ प्रतिज्ञ हों कि जब तक आजादी न मिल जाए, आजादी न मिल जाए, तब तक वापस स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार के दिशा निर्देश महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहले ही जारी किया जा चुका था, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ किए जाने की पूर्व संध्या पर। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन
एक स्वतः स्फूर्त, सेल्फ एजिटेटेड एंड सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट तो था, बट इट वॉज नॉट कंप्लीटली अ सेल्फ एजिटेटेड एंड सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट। लेकिन ये पूरी तरह से सेल्फ एजिटेटेड और सेल्फ सस्टेन्ड मूवमेंट नहीं था, पूरी तरह से नहीं था। ठीक है, तो ये थी आजादी की अंतिम पुकार, और यहां इंडियंस ने दिलों की आजादी हासिल कर लिया था। अब राजनीतिक रूप से आजादी हासिल करना बस वक्त की एक मांग रह गई थी कि किसी भी क्षण वो हमें मिल सकता था। थोड़ा सा आगे बढ़ा 15 अगस्त 1947, थोड़ा आगे गया। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन पैरेलली, इसी के पैरेलली कुछ और गतिविधियां चल रही थी भारत के बाहर, परंतु वो सुभाष चंद्र बोस बाबू के द्वारा चलाया गया था। तो अभी हमने त्रिपुरी संकट पढ़ा था, और उस समय हमने ये देखा कि त्रिपुरी संकट के समय जो हुआ मध्य प्रदेश के जबलपुर में, कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित थे, और 1939 में फिर त्रिपुरी जबलपुर में वो दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे गांधीवादी समर्थक लोग राइट विंग के, वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुने जाएं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस लगातार कांग्रेस पार्टी को समाजवादी विचारों की तरफ झुका रहे थे, जबकि इसके पहले के कुछ 2-3 साल इनके मित्र और समाजवादी रुझान वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस को उधर ही झुका रहे थे, समाजवाद की तरफ। तो ये बात इन्हें समझ में नहीं आ रही थी इन लोगों को, तो इन लोगों ने सुभाष बाबू के खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया को मैदान में उतार दिया। और जब इलेक्शंस हुए और इलेक्शन अध्यक्षी पद के लिए हुए, और जब रिजल्ट्स आए, तो उस रिजल्ट्स में सुभाष चंद्र बोस जीत चुके थे नैरो मार्जिन से, या और पट्टाभी सीतारमैया हार चुके थे, आंध्र के नेता। और गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को समर्थन दिया था, और पट्टाभी की हार पे गांधी जी ने एक्नॉलेज किया, पट्टाभी की हार पट्टाभी से ज्यादा गांधी जी की हार है। तो इसी के बाद फिर कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी ने, कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद ने इस्तीफा दे दिया था, और इस बात से थोड़े निराश क्षुब्ध होकर के सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया और अपना राजनीतिक दल बना लिया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। और इसके बाद वो अपनी एक प्लानिंग पर काम करने लगे कि कैसे वो देश को आजाद कराएंगे। ठीक है, तो यहां के बाद अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज, जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, वो पहले से गठित था। रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह, मलाया प्रायद्वीप, मलाया पेनिनसुला में। तो हम यहां पे देखते हैं कि 1939 में बोस बाबू ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, वह फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, और फिर वो अपनी प्लानिंग पे काम करने लगे। इधर क्या हुआ कि सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। लेकिन चूंकि जेल में सुभाष चंद्र बोस की तबीयत खराब हो गई थी, तबीयत खराब होनी, तो उसकी वजह से उन्हें जेल से हटाकर नजरबंद किया गया। गिरफ्तार, फिर घर में नजरबंद कर दिया गया। अब सुभाष चंद्र बोस गिरफ्तार, नजरबंद, उनको लगा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर वो यहां से निकल जाते हैं। तो वो अपने भतीजे व पार्टी
के सदस्यों की सहायता से निकल गए और फिर वो ट्रेन से होते होते धनबाद, गोमो, धनबाद, धनबाद से होते हुए दिल्ली की तरफ और फिर दिल्ली से अफगानिस्तान की तरफ निकलते हैं, बॉर्डर बॉर्डर की तरफ। तो यहां से सुभाष चंद्र बोस को जाना था, अफगानिस्तान बॉर्डर पार करना था। तो अफगानिस्तान बॉर्डर पार करते समय सुभाष चंद्र बोस ने अपना भेष बदला और अब सुभाष चंद्र बोस ने अपना भेष बदल के एक नया नाम रखा, जियाउद्दीन। और इसी छद्म नाम से उन्होंने बॉर्डर पार किया कि और अंग्रेजों को पता तक नहीं चला कि सुभाष चंद्र बोस बॉर्डर पार कर चुके थे। और फिर वाया अफगानिस्तान सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं अपने प्लान पे काम करने के लिए सोवियत रूस। और सोवियत रूस में समाजवादी मार्क्सवादी नेता होता है जोसेफ स्टालिन। और सुभाष चंद्र बोस को उम्मीद थी कि जोसेफ स्टालिन उनकी मदद करेगा इस बात के लिए कि वो एक आर्मी अरेंज करेगा, सुभाष चंद्र बोस की हेल्प करेगा और सुभाष चंद्र बोस उसकी सहायता से अपने देश पर, ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करके अंग्रेजों को मार भगाएंगे और देश को आजाद कर लेंगे। लेकिन नहीं मदद मिली, क्योंकि सोवियत रूस तो इंग्लैंड के साथ द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था, तो उसने मदद देने से इनकार कर दिया। सुभाष बाबू फिर यहां से इटली दूतावास ले जाए गए। इटली दूतावास, अब उनका प्लान चेंज हुआ कि अब इटली और जर्मनी जापान वाले गुट की सहायता लेंगे, क्योंकि सोवियत गुट ने तो सहायता नहीं दिया और सोवियत गुट तो वैसे भी इंग्लैंड के साथ और फ्रांस के साथ लड़ रहा था। तो अब उम्मीद यह थी सुभाष बाबू को कि उन्हें हेल्प मिलेगी, उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन दूसरे गुट से। तो अब उन्हें इटली दूतावास ले जाया गया और वहां से नकली पासपोर्ट, फिर से उनका रूप बदल के छद्म नाम, और इस बार ऑरलैंडो मेजोटा के नाम से सुभाष बाबू को जर्मनी पहुंचाया गया। और हिटलर से सुभाष बाबू को सहायता मिली कि हिटलर को सुभाष बाबू का प्लान पसंद आया कि ब्रिटिश भारत पे अटैक करके अंग्रेजों के चंगुल से निकाल लेंगे। तो जर्मनी की पनडुब्बियों से बोस बाबू को सबमरीन, जर्मनी की पनडुब्बियों से उन्हें पहुंचाया गया जापान। जापान पहुंचाया गया, पहले मेडागास्कर पहुंचाया गया, मालागासी मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप का निचला हिस्सा है ना, दाहिनी तरफ, पूरब की तरफ नीचे मेडागास्कर, और वहां से फिर वो जापान गए। तो जापान में जापान का प्रधानमंत्री था तोजो। तो जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने सुभाष चंद्र बोस की हेल्प की और फिर उन्हें वहां से सिंगापुर भेजा गया और तोजो ने फंड भी दिया और सैनिकों की मदद भी दी। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि एक बार देश को आजाद कराने दीजिए, फिर हम आपका उधार, जो आपने मदद की है, बड़ा एहसान रहेगा आपका, और हम वो आपको चुका देंगे। अब यहां से वो मलाया प्रायद्वीप पहुंचे। मलाया प्रायद्वीप में पहले से ही रास
बिहारी बोस व कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन पहले से ही कर लिया था। सुभाष चंद्र बोस के पहुंचने के पहले से ही आईएनए का, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया जा चुका था। ठीक है ना, यह गठन हो चुका था। तो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था ये। और इसमें जो रास बिहारी बोस हैं, तो रास बिहारी बोस ने सचिन नाथ सान्याल के साथ मिलकर 1912 में इधर वॉयसरॉय हार्डिंग पे बम मारा था। उसको मारने का प्रयास किया गया था, यद्यपि कि वो प्रयास असफल हो गया था। उसी के बाद रास बिहारी बोस ब्रिटिश इंडिया से स्केप कर जाते हैं और स्केप करके जापान पहुंच जाते हैं। और जापान में ही वहां वो एक जापान की स्त्री से विवाह कर लेते हैं, तो उनको जापान की नागरिकता मिल जाती है। तो इस समय रास बिहारी बोस जापान के नागरिक थे, राजनीतिक कारणों से, जाहिर सी बात है। और उनकी वाइफ जापानीज। तो कैप्टन मोहन सिंह कौन थे? तो कैप्टन मोहन सिंह लोग ये ब्रिटिश इंडिया आर्मी में थे। और चूंकि जापान जीत गया था दक्षिण पूर्व एशिया में और ब्रिटिश इंडिया आर्मी की फौज हार गई थी, तो जापानियों ने कैप्टन मोहन सिंह और कई सारे ब्रिटिश भारतीय सिपाहियों को पीओडब्ल्यू, युद्ध बंदी बना लिया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वही लोग थे ये। तो युद्ध बंदियों की सहायता से रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह और अन्य सिपाहियों के साथ आजाद हिंद फौज का, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर लिया था। और जब सुभाष बाबू पहुंचे, तो सुभाष बाबू को आईएनए का संपूर्ण नेतृत्व प्रदान कर दिया गया। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का पुनर्गठन किया, उसको रीअरेंज किया, पुनर्गठन किया। और पुनर्गठन करके देखिए, आईएनए की सहायता से प्लान यह है कि ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करा लेंगे। यद्यपि कि यह प्लान मेटेरियलाइज नहीं हुआ, सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं हम लोग। और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जो आजाद हिंद फौज है उसका पुनर्गठन किया और 3 ब्रिगेड बनाए। आजाद दस्ता, नेहरू ब्रिगेड अपने मित्र के नाम पे, और गांधी जी के नाम पर गांधी ब्रिगेड। तो देखिए, त्रिपुरी में जो कुछ भी हुआ था वो मतभेद था, राजनीतिक मतभेद था, मनभेद नहीं था। और इसी समय आजाद हिंद फौज के रेडियो अनाउंसमेंट में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को संबोधित किया था और उसी में उन्होंने संबोधन में कहा था कि आजादी की इस पवित्र लड़ाई में हे राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, कि आजादी की इस पावन लड़ाई में हे राष्ट्रपिता, हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी, आशीर्वाद की आवश्यकता। तो आजाद दस्ता, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड का गठन किया गया 3 इसमें। और झांसी ब्रिगेड का गठन किया गया, स्त्रियों का, सिपाहियों का दस्ता, झांसी ब्रिगेड, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल कर रही थी उस समय। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, झांसी ब्रिगेड। और एक छापामार युद्ध लड़ने के लिए जो ब्रिगेड बनाया गया, गुरिल्ला वॉरफेयर ब्रिगेड, उसको सुभाष बाबू के नाम पर ही रखा गया, सुभाष ब्रिगेड।
सुभाष ब्रिगेड। तो आजाद दस्ता, नेहरू दस्ता, गांधी ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में, और गुरिल्ला वॉरफेयर छापामार युद्ध प्रणाली ब्रिगेड सुभाष चंद्र बोस के ही नाम पे सुभाष ब्रिगेड। और इसके INA के 2 हेडक्वार्टर बनाए गए। एक बनाया गया बर्मा में रंगून और दूसरा बनाया गया सिंगापुर। सिंगापुर नहीं बोलते हैं, सिंगापुर बोलते हैं, सिंगापुर। तो रंगून और सिंगापुर। और प्लान यह है कि इस फौज की सहायता से ब्रिटिश भारत पर 2 तरफ से हमला करना है। ब्रिटिश भारत पर 2 तरफ से हमला करेंगे। एक इंडो बर्मा, म्यांमार की तरफ से इंडो बर्मा फ्रंट से अटैक करेंगे, और दूसरा अटैक होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरफ से। मुख्य आक्रमण इंडो बर्मा फ्रंट से होगा, और अंडमान निकोबार फ्रंट तो उतना महत्वपूर्ण नहीं था। तो एक तरफ अंडमान और निकोबार पर हमला किया गया, और आजाद हिंद फौज को वहां जीत मिली। और अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम बदला आजाद हिंद फौज ने, और नाम बदल के रख दिया गया शहीद और स्वराज। शहीद व स्वराज नाम रखा गया। और उधर जो मेन फ्रंट था इंडो बर्मा फ्रंट, उधर जब अटैक किया गया तो बड़ा दुर्भाग्य हो गया। उस बार अटैक बहुत बढ़िया प्लान करके किया गया था, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य यह हो गया कि मॉनसून की आमद, जो मॉनसून आता था हमेशा, वो मॉनसून उस समय 15-20 दिन 25 दिन जल्दी आ गया। और मॉनसून के जल्दी आने से, चूंकि आजाद हिंद फौज ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मॉनसून इतनी जल्दी आ जाएगा। और जो बारिश हुई कि पूछिए मत, अंधाधुंध बारिश। और आप जानते हैं उधर मासिन राम, चेरापूंजी वगैरह वगैरह सब वही क्षेत्र है। और इतनी बरसात की पूरी सेना दलदल कीचड़ काचड़ में फंस गई, और ब्रिटिश भारतीय सेना ने आजाद हिंद फौज को हरा दिया। और दुर्भाग्य, इतनी सारी योजना असफल हो गई, और फिर आजाद हिंद फौज हार गई, और उन्हें पकड़ लिया गया, सिपाहियों को, और पकड़ के ब्रिटिश भारत लाया गया, और लाल किले पर उन पर मुकदमा चला। युद्धबंदी बना के लाया गया, और लाल किले पर उनका मुकदमा चला। और लाल किले पे जो मुकदमा चला, वो तो भारतीय वकीलों के एक दल ने नेतृत्व किया, जिसमें मुख्य वकील भूलाभाई देसाई थे, और पूरा पैनल था। और इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने वकालत वाले कोर्ट में वहां खड़े, जो वो मदद कर सकते थे वो मदद कर रहे थे, यद्यपि कि वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट उस समय नहीं थे। और यहां तक कि मुस्लिम लीग ने भी, जो लाल किले पर मुकदमा चला आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर, उनमें INA का समर्थन किया था। और लेकिन सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ इसके बाद, यह बड़ा ही डिस्प्यूटेड मैटर रह गया, और आज तक नहीं रिजॉल्व कर पाए हम। तो ऐसा कहते हैं कि शायद 18 अगस्त 1946 को जापान वापस जाते समय, वो टोक्यो वापस जा रहे थे, संभवतः, कंफर्म नहीं है ये बात, और फार्मोसा के ऊपर से जब वो जा रहे थे तो उनका फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया, और उस क्रैश में सुभाष चंद्र बोस झुलस गए, और वो देश के लिए शहीद हो गए। ऐसा एक थ्योरी है, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती है। आजादी के बाद अब तक इस बात को, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 आयोग का गठन किया जा चुका है, परंतु आज भी हमारे पास इसका संतोषजनक उत्तर नहीं है। तो ये सुभाष चंद्र बोस का अपने वतन, अपने मुल्क के लिए अमूल्य और अभूतपूर्व योगदान रहा। अब वो शहीद हुए या जो भी हुए,
तो देश के लिए तो कुर्बान हो ही गए किसी भी तरीके से, देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। और ये हमारे लिए, आपके लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस देश के निवासी हैं जहां इतने बड़े बड़े, एक से बढ़कर एक शूरवीर पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस जैसे। फाइनली उनका त्याग, उनका बलिदान इन लोगों का रंग लाया, और आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी तो मिली। यद्यपि कि ये उस समय प्लान फेल कर गया, लेकिन लाखों लाख लोगों को आज भी प्रेरणा दे रहा है। आज भी हम पढ़ते हैं और अंदर से प्रेरित और राष्ट्रवादी भावना हमारे और मजबूत हो जाती है, प्रेरणा मिलती है। तो क्षणिक रूप से असफल हुए, अगर दीर्घकालिक देखेंगे, दीर्घकालिक प्रभाव में, तो निश्चित तौर पे उनका प्रयास सफल रहा। तो ये हमने डिस्कस किया आज के इस सेशन में, भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस का अमूल्य योगदान। तो आज का ये सेशन इतना रहने देते हैं, इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बार फिर से मिल रहे होंगे एक अन्य टॉपिक के साथ, और वो हमारा आधुनिक भारत में जो चल रहा है सीरीज हमारा संभव बैच, उसका अंतिम लेक्चर होगा, और तब हम देश को आजाद करा देंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। संभव है, आप जानते हैं, कठोर परिश्रम से, हमारे और आपके सम्मिलित प्रयास से। ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।